हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे टॉपिक डेथ ऑफ ए पार्टनर वाला। इससे पहले वाली क्लासेस में मैंने आपको रिटायरमेंट वाला हर एक टॉपिक बिल्कुल कंसिस्टेंसी से एक एक टॉपिक है जो कवर कराया हुआ है। अगर अभी तक आपने मेरी लास्ट वीडियोस अटेंड नहीं की, कीजिए ताकि आपका रिटायरमेंट वाला टॉपिक है जो बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आपकी सबसे पहले वीडियो देखें आप और आपकी कंसिस्टेंसी जो स्टडी में बनी रहे। तो आज सबसे पहले मैं आपको डेथ ऑफ पार्टनर्स का मीनिंग बताती हूँ, फिर उसके बाद हम इसके एग्जांपल्स कवर करेंगे। डेथ ऑफ ए पार्टनर में क्या है, देखो बच्चों, इससे पहले रिटायरमेंट आती थी जिसमें क्या था कि रिटायरमेंट होने के बाद जो इंसान वो ज़िंदा तो रहता है ना, रिटायर हुआ है, वो मरा थोड़ी ना। रिटायरमेंट हुई है उसकी तो वो खुद ही अपने शेयर को ले जा सकता था। लेकिन डेथ के केस में क्या होता है कि वो पर्सन इस दुनिया से चला गया है तो वो अब खुद तो आएगा नहीं, वो अपना शेयर लेने, जितना भी उसका हिस्सा बनता है फर्म के अंदर, तो वो खुद तो आ नहीं सकता। तो उसके लिए वो जैसे अपना कुछ ना कुछ पीछे कोई ना कोई पर्सन अपना वो लीगली रिप्रेजेंटेटिव छोड़ के जाएगा। वो कोई ना कोई उसका जो लीगल है, वो जिसे हम वारिस बोल देते हैं, पीछे अपना कोई ना कोई वारिस वो छोड़ के चला जाता है, जिससे जो भी शेयर बनता है उस डेथ वाले पार्टनर का, वो जो शेयर है डेथ वाले पार्टनर्स का, वो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है पीछे वो ले सकता है। कहता है डेथ ऑफ ए पार्टनर में, ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर द अमाउंट पेबल टू हिम इज़ टू बी पे टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि डेथ हो गई, वो तो अब पर्सन आएगा नहीं, तो जो उसका शेयर बनता है, जितना भी अमाउंट बनता है फर्म द्वारा रिटायरिंग डेथ वाले पार्टनर्स का, तो कहते हैं उसको जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा पीछे, वो हकदार होगा उसका पैसा लेने के लिए। कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, टोटल अमाउंट ड्यू टू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज पार्टनर। यानी कि अब कैसे हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना पैसा है जो डेथ वाले पार्टनर्स का बनता है, जो अब फर्म को उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पे करना पड़ेगा। ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म आर मेंटेन इन द सेम वे एज ऑन द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। कहते हैं जो अकाउंट बनाए जाते हैं डेथ के केस में, वो सेम तरीके से बनाए जाएंगे जैसे रिटायरमेंट के केस में बनाए गए थे। दस द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज पार्टनर आर एंटाइटल टू क्लेम द फ्लोइंग अमाउंट। तो कहते हैं जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो किन किन अमाउंट्स के ऊपर क्लेम कर सकता है, तो नीचे बताई गई हैं। विच आर क्रेडिट टू हिज कैपिटल अकाउंट, जो उसके कैपिटल अकाउंट में, यानी कि डेथ वाले पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या करनी होती है, क्रेडिट करनी होती है। अब कौन कौन सी अमाउंट जो क्रेडिट की जाती होती है डेथ वाले पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, वो यहाँ पे हमें बताई गई है। सबसे पहले अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट, जितना भी उसके कैपिटल अकाउंट में बैलेंस होता है, जैसे मैं आपको बता देती हूँ, साथ के साथ ना थोड़ा थोड़ा आपको समझाती जाती हूँ ताकि कहीं आपको ऐसा ना लगे कि कुछ डिफरेंट बता दिया गया है। तो जैसे हम बच्चों कैपिटल अकाउंट बनाते थे रिटायरिंग वाला, वैसे हम सेम ऐसे ही बनाएंगे। जैसे यहाँ पे अभी क्रेडिट साइड की बात की गई, क्रेडिट साइड कौन कौन सी अमाउंट आती है। सबसे पहले तो हम उसका बैलेंस लेते थे ना बच्चों, कैपिटल का, कि बैलेंस बीडी कितनी कैपिटल पड़े जो बैलेंस शीट के अंदर। नेक्स्ट कहता है हिज शेयर ऑफ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुडविल, जो उसका गुडविल का शेयर आता था वो भी हम यहाँ पे लेते थे कि कितना उसका गुडविल का शेयर है फर्म के अंदर। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यही कैपिटल के ऊपर अगर इंटरेस्ट एग्रीमेंट के अंदर लिखा था तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो वो मिल जाता था। नेक्स्ट कहता है कि जो भी रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट का शेयर आता तो यहाँ पे भी अपन लिखते थे बाय रिवैल्यूएशन के नाम से। सेम वही तरीका है बच्चों जो रिटायरमेंट में किया था अपन ने, सेम वही चीज़ें यहाँ पे भी क्रेडिट की जाएंगी। नेक्स्ट कहते हैं जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिजर्व होते हैं, जैसे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे पड़े होते थे ना बच्चों, जो प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा था, कई बार जनरल रिजर्व हो गया या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया, वो सारे यहाँ पे हम ट्रांसफर करते थे। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, तो यहाँ पे हमें जो नेक्स्ट पॉइंट बोले ना कि शेयर प्रॉफिट का निकालना है उसकी डेट ऑफ डेथ, तो ये हमें खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हमें बताया जाएगा क्वेश्चन के अंदर कि हमारा प्रॉफिट है जो किस तरीके से लिया जाएगा। क्योंकि जब पार्टनर्स की डेथ हो जाती है तो देखो मान लो बीच में साल के दौरान उसकी जो डेथ हो गई है, तो इस साल का प्रॉफिट तो हमें ईयर के ख़त्म होने पे पता चलता है ना, जब ईयर का एंड हो जाता है कि फर्म को प्रॉफिट हो रहे हैं या लॉस हो रहा है, तो फिर इस साल का तो प्रॉफिट पता चलता नहीं। यहाँ तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पे हमें कैलकुलेट करना पड़ता है डेथ वाले पार्टनर्स के प्रॉफिट का शेयर, या फिर जो भी एवरेज बेस बोला होगा एवरेज बेस पे, जो एवरेज प्रॉफिट बेस पे कैलकुलेट किया जाएगा डेथ वाले पार्टनर्स के प्रॉफिट का शेयर, जो भी सीन रहेगा वो क्वेश्चन के अंदर डिफाइन किया जाएगा। तो ये सारी अमाउंट क्रेडिट कर दी जाती हैं डेथ वाले पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर।
द फ्लोविंग अमाउंट विल बी डेबिट टू द अमाउंट। जब डेबिट साइड पे कौन कौन सी आती हैं बच्चों, जैसे अपन देखते हैं कि यहाँ तो क्रेडिट की जाती हैं, अब ऐसी कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड भी आती होती हैं। जैसे ड्राइंग करके ले जाते हैं पार्टनर्स, कई बार तो क्या आ जाता है यहाँ पे टू ड्राइंग के नाम से हम दिखाए जाते हैं, टू ड्राइंग के नाम से यहाँ पे आती होती है अमाउंट जो हम मेंशन करते होते हैं उसके कैपिटल अकाउंट के अंदर। ड्राइंग ऐसी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है फर्म द्वारा, तो ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट है जो फर्म मंगवाती होती है, तो ऐसे नेक्स्ट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा यहाँ पे। ऐसे अगर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट यहाँ आता है तो यहाँ पे लॉस भी आ जाएगा, रिवैल्यूएशन का लॉस ऑन रिवैल्यूएशन जो आता होता है वो यहाँ पे हम दिखाते होते हैं। जैसे यहाँ पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आता है तो यहाँ पे हमारे पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस का जो लॉस वाला शेयर होता है वो आता होता है। हिज शेयर ऑफ रिडक्शन द वैल्यू ऑफ गुडविल, अगर यहाँ पे इंक्रीज वैल्यू आती है गुडविल की, यहाँ पे रिडक्शन वाली वैल्यू हो गुडविल भी मेंशन की जाएगी। ऑल ऑफ द अबव मेंशन्ड एडजस्टमेंट, कहता है ये सारे के सारे एडजस्टमेंट करने के बाद आर फर्स्ट मेड इन द डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले ये हमने डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट इस तरीके से बना लेना है। एंड देन द बैलेंस ऑफ इस कैपिटल अकाउंट, जो भी बैलेंस आएगा वो हमने ट्रांसफ़र कर देना है। तो मान लो यहाँ पे जो बैलेंस आई है ना, बैलेंसिंग फिगर जो आएगी, तो बैलेंस अब हमने कहाँ ट्रांसफ़र कर देना है, यहाँ पे जो बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा एग्जीक्यूटर्स का अकाउंट में। यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर यहाँ आएगी एग्जीक्यूटर अकाउंट में। रिटायरमेंट के केस में बच्चों ऐसा होता था, अगर पेमेंट इमीडिएट कर दी जाती थी फर्म द्वारा तो यहाँ पे बैंक या फिर कैश नाम से आ जाती थी। अगर इमीडिएट पेमेंट नहीं की जाती थी तो लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते थे, क्योंकि वो पार्टनर रिटायरमेंट के केस में ज़िंदा रहता था। लेकिन डेथ के केस में क्या होता है, अब वो खुद तो लेने के लिए नहीं आ सकता, तो पीछे जो भी इसका एग्जीक्यूटर होगा उसके बैलेंस में ट्रांसफ़र कर देंगे। एग्जीक्यूटर के अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफ़र करने के बाद जो बाद में एग्जीक्यूटर के अकाउंट के हिसाब से हिसाब कर देते होते हैं डेथ वाले पार्टनर्स का। नेक्स्ट कहता है कि जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है डिसीज पार्टनर का इज़ एंटाइटल्ड, देखो पीछे जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा जो उसका वारिस होगा, कानूनी तौर पे जो उसका वारिस ठहराता है वो जो होगा वो क्या ले सकता है, कहते हैं एट हिज डिस्क्रिएशन टू इंटरेस्ट एट 6%, कहता है वो इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकता है फर्म से। अगर फर्म में पैसा देने में डिले कर रही है, लेट कर रही है, तो उस केस में फिर जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो 6% की रेट से क्या मांगेगा, इंटरेस्ट मांगेगा। जितने भी डेट से ड्यू या लेट किया जाता है, जितना भी लेट होगा अपना उसके ऊपर इंटरेस्ट उतने टाइम का चार्ज कर ले जाएगा। अब जो प्रॉफिट कैलकुलेशन करने की बात आती है बच्चों, जो डिफरेंट है इसमें थोड़ा रिटायरमेंट के केस में वो आता है प्रॉफिट कैलकुलेट करना। अब कहते हैं कि जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा डेथ वाले पार्टनर्स का, वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। इफ़ द डेथ ऑफ ए पार्टनर ऑकर्स ऑन एनी डे ड्यूरिंग द ईयर, देखो जब डेथ हो जाती है वो साल के दौरान किसी भी दिन हो सकती है डेथ जो पार्टनर्स की, तो कहते हैं जो एग्जीक्यूटर है डिसीज पार्टनर का विल ऑल्सो बी एंटाइटल्ड टू द शेयर ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। तो जब ईयर की स्टार्टिंग हुई है यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के जब तक उसकी डेथ हुई है, जैसे मान लो कि मिड में हो गई है 15 जून या 15 जुलाई या मान लो कि बीच में किसी भी डेट को उसकी डेथ हो गई है, तो 1 अप्रैल से लेकर के 15 जून तक उतना टाइम तो उस पर्सन ने फर्म के अंदर रह करके कमाया है प्रॉफिट, तो उस प्रॉफिट में क्या लेके जाएगा, वो शेयर लेके जाएगा जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो कहते हैं ये प्रॉफिट है जो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको कैलकुलेट करने के 2 बेस होते हैं, एक तो होता है टाइम बेस और दूसरा होता है टर्नओवर जिसे हम सेल बेस बोलते हैं। कि जो डेथ वाले पार्टनर्स के प्रॉफिट का शेयर कैलकुलेट किया जाएगा वो 2 बेस पे कर सकते हैं, टाइम बेस, दूसरा आता है हमारे पास टर्नओवर या फिर सेल बेस। टाइम बेस पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, कहते हैं इन दिस मेथड वी हैव टू मेक इनटू कंसीडरेशन द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर्स, कहते हैं इसमें हम लास्ट का प्रॉफिट कंसीडर करेंगे एंड द टाइम फॉर विच ही रिमेन्ड ए पार्टनर्स ड्यूरिंग द करंट ईयर, कहते हैं जितना टाइम वो करंट ईयर के अंदर रहा होगा पार्टनर्स उतना टाइम के लिए ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, कहते हैं जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट होगा वी शैल कैलकुलेट द प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। तो जितना टाइम वो डेट ऑफ डेथ तक रहा है उतने टाइम तक का क्या करेंगे, प्रोपोर्शनेट हम प्रॉफिट है कैलकुलेट करके चलेंगे। देन कैलकुलेट डिसीज पार्टनर शेयर, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, डिसीज पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करेंगे। यानी कि देखो बच्चों इस साल मान लो कि जो ये अपना ईयर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर के, मान लो मैं एग्जाम्पल के लिए ले लेती हूँ कि 2022 से शुरू हुआ है, तो ये साल जो क्लोज किया जाएगा वो 31 मार्च 2023 को जाएगा। यानी कि 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 को क्या हो जाएगा, ये ईयर क्लोज हो जाएगा। अगर मान लो कि डेथ है जो पार्टनर की वो बीच में हो गई है, मान लो कि यहाँ पे जुलाई में हो गई है, मान लो 15 जुलाई को हो गई है,
तो जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा वो इस डेट से यानी कि स्टार्टिंग से लेकर के जब तक उसकी डेट ऑफ डेथ है तब तक का क्या करेंगे, डिसीज पार्टनर यानी डेथ वाले पार्टनर्स का प्रॉफिट का शेयर कैलकुलेट किया जाएगा। जितने भी यहाँ पे दिन महीने बनते हैं उतना कैलकुलेट करके फिर उसके बाद हम उसका शेयर कैलकुलेट करेंगे डेथ वाले पार्टनर्स का। जैसे एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा, मैं आपको एग्जाम्पल करवाती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 63 कि सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। 63 एग्जाम्पल में लिखा गया है। तो 63 एग्जाम्पल के स्टेटमेंट में लिखा है कि ABC पार्टनर्स है फर्म के अंदर जिसकी बुक्स क्लोज की जाती है 31 मार्च को ईच ईयर। ए डाई हो चुका है 30 जून को। देखो बच्चों, जो ए डाई हुआ है वो 30 जून 2020 को हो गया, यानी कि अभी साल कंप्लीट नहीं हुआ था, उसकी डेथ है जो बीच में ही हो गई है। एंड अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए डिसीज पार्टनर, कहता है एग्रीमेंट के हिसाब से जो प्रॉफिट का शेयर कैलकुलेट किया जाएगा टू द डेट ऑन द डेथ ऑफ टू कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ द, किस बेस पे कैलकुलेट किया जाएगा, एवरेज प्रॉफिट बेस लास्ट 5 ईयर। यानी कि जो डेथ वाले पार्टनर्स के प्रॉफिट का शेयर कैलकुलेट करेंगे हम कैसे करेंगे, वो एवरेज प्रॉफिट बेस लेंगे लास्ट 5 ईयर्स का। हमारे पास लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट गिवन है। 18 का 14,000 प्रॉफिट है, 19 का 18,000 प्रॉफिट है, 20 का 16,000 प्रॉफिट है, 21 का 10,000 यहाँ पे लॉस है, 22 का 16,000 प्रॉफिट। तो इसके बेस पे हम एवरेज करके फिर उस एवरेज प्रॉफिट के बेस पे हम जो डेथ वाले पार्टनर्स का जो प्रॉफिट का शेयर कैलकुलेट करेंगे। कहते कैलकुलेट करना है ए का शेयर प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, यानी कि डेट ऑफ डेथ तक का हमें शेयर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और जर्नल एंट्री करनी है। पहला केस कहता है कि अगर देर इज़ अ नो चेंज इन द प्रॉफिट शेयर रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, कहता है अगर प्रॉफिट शेयर रेशियो में कोई चेंज नहीं आया। नेक्स्ट कहता है कि अगर प्रॉफिट शेयर रेशियो जो रिमेनिंग पार्टनर्स की वो चेंज हो चुकी है, अब नया रेशियो क्या आ चुका है 3:2। सबसे पहले हम डेथ वाले पार्टनर्स के प्रॉफिट का शेयर कैलकुलेट करते हैं कि उसका शेयर कितना बनता है डेट ऑफ डेथ तक का। तो एग्जाम्पल नंबर 63 मैं आपको करवा रही हूँ बच्चों। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पार्टनर्स की डेथ हुई है वो कितना टाइम है जो फर्म के अंदर रह के गया है। तो हमने देखा कि जो डेथ हुई है वो 30 जून 2022 को हुई है। तो जो ये साल स्टार्ट होगा ये 1 अप्रैल से लेकर के 1 अप्रैल 2022 से लेकर के यहाँ तक उसने काम किया है 30 जून 2022 तक, क्योंकि यहाँ पे इस डेट को क्या हो चुका है, उसकी डेथ हो चुकी है। तो इतना टाइम पीरियड क्या रहा है वो फर्म के अंदर काम करके गया, यानी कितना टाइम काम करके गया, तो अप्रैल मई और जून 3 महीने उसने फर्म के अंदर है जो काम किया। तो यहाँ पे 3 मंथ का क्या कैलकुलेट करेंगे, उसको हम शेयर कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट के अंदर। तो कहता है जो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है कैसे करना है, कहता है वो लास्ट के हमारे पास प्रॉफिट्स गिवन है लास्ट ईयर्स के, उसके एवरेज कर देने हैं। तो सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं लास्ट 5 ईयर के। तो हमारे पास प्रॉफिट गिवन है 14,000 से, नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट हमारे पास 18,000 से, नेक्स्ट ईयर फिर प्रॉफिट है 16,000 से, उसमें नेक्स्ट लॉस है तो लॉस को क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा 10,000 से, प्लस में 16,000 आ जाएगा। और ये 5 ईयर्स का तो डिवाइड कर दें हम इसको 5 से, तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 10,800 से। ये हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब मुझे कैलकुलेट करना है कि जो रिटायरिंग डेथ पार्टनर है, डेथ पार्टनर सिर्फ 3 महीने है जो अपना फर्म के अंदर काम करके गया है। तो 10,800 तो पूरे साल का है, तो इसमें मैं 3 महीने का शेयर कैलकुलेट कर सकती हूँ। 3 महीने का जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2700। ये देखो 2700 3 महीने का बच्चों, लेकिन ये तो ABC तीनों पार्टनर्स का शेयर है। मुझे तो सिर्फ डेथ वाले पार्टनर्स का शेयर कैलकुलेट करना है, क्योंकि इस 2700 में तो 3 महीने का प्रॉफिट है जो तीनों के तीनों पार्टनर्स का कमाया हुआ हिस्सा है, जबकि मैंने तो सिर्फ डेथ का निकालना है। तो ए जो हमारे पास डेथ होकर जा चुका है, तो ए का मैं यहाँ पे शेयर कैलकुलेट कर सकती हूँ। कैसे कैलकुलेट करूँगी, 2700 जो प्रॉफिट है वो तीनों पार्टनर्स का है, तो 1/3 करके एक पार्टनर्स का यहाँ पे कितना आ जाएगा 900 रुपये। यानी कि मुझे यहाँ से पता चल गया कि जो डाई वाला पार्टनर है, डेथ हो चुकी है जिस पार्टनर की, उसका प्रॉफिट में शेयर कितना है 900 है। तब इसको ऊपर जर्नल एंट्री करते हैं। जर्नल एंट्री में कहता है कि अगर कोई चेंज नहीं किया गया प्रॉफिट शेयर रेशो में तो कैसे इसका हिसाब करेंगे। देखो बच्चों, ये प्रॉफिट होता है जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते होते हैं, कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड जाता होता है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, फर्स्ट केस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर देंगे। जैसे यहाँ पे तो 2 में क्या आता है, उसका कैपिटल अकाउंट आता है। तो यहाँ पे किसका बना रहे हैं हम, ए का, तो 2 में ए कैपिटल अकाउंट आ जाए। कितना शेयर है प्रॉफिट में 900, ऐसे यहाँ पे 900।
ये फर्स्ट केस था। सेकंड केस में कहता है कि अगर रेशो चेंज हो गई है उस केस में कैसे करेंगे। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास ए, बी और सी 3 पार्टनर है जिसमें ए की डेथ हो चुकी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ओल्ड रेशो गिवन है इनका वो इक्वल ही है, क्योंकि कुछ बताया नहीं हो तो उस केस में हम इक्वल ले लेते हैं। लेकिन जो न्यू रेशो है, न्यू रेशो कहता है 3:2 हो चुके हैं। तो हम जानते हैं बच्चों की गेनिंग रेशो कैसे निकालते हैं हम, जब हम न्यू रेशो में से माइनस करते हैं ओल्ड रेशो तो क्या आ जाता है हमारे पास गेनिंग रेशो आ जाता है। तो यहाँ से हम बी का शेयर कैलकुलेट कर सकते हैं। बी का नया शेयर कितना है 3/5, पुराना शेयर कितना उसमें से 1/3। तो यहाँ पे 15 एलसीएम आ जाएगा, 9 माइनस में 5 यानी कि 4/15 क्या आ गया उसका शेयर आ गया। ऐसे सी का कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यू रेशो कितना है हमारे पास 2/5, माइनस करते हैं ओल्ड 1/3। तो जो 15 एलसीएम आ जाएगा तो हमारे पास 6 माइनस में 5 यानी कि 1/15 क्या आ जाएगा इसका शेयर आ जाएगा। तो यहाँ से 15 एलसीएम लेके तो 4:1 क्या आ गया हमारे पास गेनिंग रेशो आ गया, यानी कि 4:1 गेनिंग रेशो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम जब न्यू रेशो गिवन था उस केस में हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, जो गेनिंग पार्टनर्स होते हैं उसको क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे, यानी कि बी और सी कैपिटल अकाउंट क्या कर दिया जाएगा डेबिट कर दिया जाएगा। तो जनरल एंट्री कैसे बन जाएगी, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, बीस कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। ऐसे सी का कैपिटल अकाउंट, सी एस कैपिटल अकाउंट भी क्या कर दिया जाएगा डेबिट, और जो डेथ वाला पार्टनर, डेथ वाले पार्टनर को क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे। 2 में एस कैपिटल अकाउंट हमने इसका शेयर कैलकुलेट किया था 900, और यहाँ पे हमने गेनिंग रेशियो कैलकुलेट की थी 4:1। जब हम इसको 16 आउट करेंगे तो यहाँ पे 720 और 180 क्या आ जाएगा इसका शेयर आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों ये सम था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको करवाती हूँ, क्योंकि अब इसमें तो जैसे हमने मंथ के बेस पे किया है, नेक्स्ट सम में हम क्या करेंगे डेज़ के बेस पे लेंगे, यानी कि दिनों में जब हमारे पास सम होगा उस केस में हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास स्टेटमेंट कहती क्या है। सबसे पहले हम एग्जाम्पल की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। आज नेक्स्ट एग्जाम्पल 64 है, जो 64 के स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कहता ए बी सी पार्टनर्स हैं फर्म के, शेयरिंग रेशियो जो 3:1 है। कहते हैं कि जो फर्म वो क्लोज़ करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को 31 मार्च को हर साल क्लोज़ कर दिए जाते हैं। इनमें से बी डाई हो चुका है। अब देखो बच्चों 12 तारीख 6ठा महीना, यानी कि अब मुझे दिन में लेना पड़ेगा, क्योंकि 12 दिन उसने काम किया है तो मुझे दिनों में निकालना पड़ेगा, यानी डेज़ में निकालना पड़ेगा। जैसे पिछले एग्जांपल में मैंने मंथ में निकाला है बच्चों, इसमें मैं डेज़ में निकालूंगी, क्योंकि वो उसने पूरा मंथ कंप्लीट नहीं किया। वो 12 तारीख को उसकी क्या हो चुकी है डेथ हो चुकी है बी की। ऑन बीज डेथ द गुडविल और द फर्म वाज वैल्यूड। कहता है जब उसकी डेथ हुई है उस टाइम पे फर्म की जो गुडविल है 60 से है, और जो बी की डेथ हो चुकी है उसका जो शेयर है प्रॉफिट का द फर्म टिल द टाइम ऑफ हिज डेथ वाज टू बी कैलकुलेट ऑन द बेस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। कहता है प्रीवियस ईयर प्रॉफिट के बेस पे निकालना है, और जो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट क्या है 1,50,000। देखो बच्चों प्रीवियस ईयर बेस प्रॉफिट या फिर एवरेज प्रॉफिट लास्ट ईयर्स के बेस पे इसलिए कैलकुलेट किया जाता है डेथ वाले पार्टनर्स के प्रॉफिट का शेयर, क्योंकि इस साल का प्रॉफिट तो मुझे पता ही नहीं है। इस साल का प्रॉफिट तो मुझे तब पता चलता है ना जब ये साल कंप्लीट हो जाएगा, जबकि इस पार्टनर की डेथ जो बीच में हो जाती है। तो इसी कारण से जो क्या होता है हमेशा या तो पिछले साल का प्रॉफिट बेस माना जाता है, या फिर एवरेज प्रॉफिट को बेस मान के जो डेथ वाले पार्टनर्स के प्रॉफिट का शेयर कैलकुलेट किया जाता है। जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा कि एवरेज प्रॉफिट को बेस मान के डेथ वाले पार्टनर्स के प्रॉफिट का शेयर निकाला था। इस एग्जाम्पल में बोला है कि हमने प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को बेस मान के डेथ वाले पार्टनर के प्रॉफिट का शेयर निकालना है। कैलकुलेट करना है बी का शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, पास करना है जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड बी शेयर ऑफ प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ डेथ, यानी कि हमने क्या निकालना है उसका शेयर निकालना है। अब देखो सबसे पहले बच्चों मैं आपको प्रॉफिट का ही शेयर कैलकुलेट करके दे देती हूँ कि प्रॉफिट का शेयर हम कैसे निकालेंगे। एग्जाम्पल नंबर 64 में इसने बोला है कि प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के बेस पे जो हमने कैलकुलेट करना है डेथ वाले पार्टनर्स के प्रॉफिट के शेयर को। अब हमने देखा कि मेरे पास जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है वो 1,50,000 है। ये पूरे साल का है, साल का मतलब क्या है कि 365 दिन होते हैं साल में, तो ये 365 दिन के। अब मैंने देखा कि जो डेथ हुई है बी की वो कब हुई है 12 तारीख 6ठा महीना 2021 को हो गया है। ये यानी कि 1 अप्रैल से शुरू होगा, 1 अप्रैल 2021, अप्रैल के बाद मई, फिर जून। लेकिन जून की तो 12 तारीख को क्या हो चुकी है उसकी डेथ हो चुकी है। जब हम इसके डेज देखते हैं अप्रैल के कितने डेज होते हैं, जब हम कैलकुलेट करते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, यानी कि अप्रैल के 30 दिन हो गए हैं, 30 दिन अप्रैल के हो गए हैं, 31 दिन मई के हो गए हैं, लेकिन जून में सिर्फ 12 दिन ही काम किया उसने। तो हमारे पास टोटल कितने दिन हो गए हैं 73 डेज़, यानी कि वो इस साल काम करके गया है जो डेथ वाला पार्टनर्स है।
अब हमने देखा कि जो 1,50,000 प्रॉफिट है ये तो पूरे साल यानी कि 365 दिन का प्रॉफिट है, जबकि इस साल जो पार्टनर काम करके गया वो कितने दिन काम करके गया है, 73 दिन। तो ये तो हमने उसके पूरे 73 डेज़ का जब कैलकुलेट करेंगे ये तो सभी पार्टनर्स का आ जाएगा। मुझे सिर्फ डेथ वाले पार्टनर का शेयर निकालना है। डेथ वाले पार्टनर का शेयर कितना बनता है, 2/6। तो यहाँ पे बी का शेयर निकालेंगे। बी का शेयर किस में निकालेंगे, प्रॉफिट में। तो बी शेयर ऑफ प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा। जब हम इसको सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 10,000 से। तो इस तरीके से हमने प्रॉफिट का शेयर कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास आती है गुडविल का शेयर। जो बी है, बी का गुडविल का शेयर भी हम कैलकुलेट करेंगे। बी शेयर ऑफ गुडविल, क्योंकि बी की डेथ हो रही तो गुडविल में भी हिस्सा लेके जाएगा, क्योंकि डेथ वाले पार्टनर्स को गुडविल में से भी हिस्सा दिया जाता है। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि पूरी फर्म की गुडविल 60,000 से है, तो यहाँ पे मैं उसका शेयर निकाल सकती हूँ। 20,000 के आ जाएगा, हमारे पास शेयर आ जाएगा जो डेथ वाला पार्टनर है। अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो के लिए हमारे पास देखते हैं कि क्या ओल्ड और न्यू रेशियो गिवन है, लेकिन क्वेश्चन में हमें गिवन है कि A/B/C पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो 3:2:1 है, जिसमें से B डाई हो चुके हैं। तो इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है बच्चों। तो हम जानते हैं कि इस केस में फिर ओल्ड रेशियो जो रिमेनिंग पार्टनर्स का 3:1 यही न्यू रेशियो हो जाएगा और यही क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो हो जाएगा। अब हम इसको जब एंट्री करेंगे, जनरल एंट्री करें तो क्या करेंगे, फिर A और C कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, A's कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास C's कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 में डेथ वाला पार्टनर है जो बीज कैपिटल अकाउंट। तो हमने कितना गुडविल का शेयर निकाला है, 20,000। तो इसको हम गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि 3:1 में। तो हमारे पास बनेगा 15,000 से और ऐसे 5,000 से। ये तो थी गुडविल की एंट्री। अब नेक्स्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री कैसे करते हैं, जैसे मैंने पिछले एग्जाम्पल में करवाया सेम वैसे ही कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और ऐसे किसके अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे पैसा, बी के कैपिटल अकाउंट में। तो एंट्री क्या हो जाएगी, टू बीज कैपिटल अकाउंट के नाम से। अब मैंने अभी कैलकुलेट किया था, कितना कैलकुलेट किया, 10,000 से प्रॉफिट का जो शेयर यहाँ पे मैंने ये कैलकुलेट करके आए हैं। इस तरीके से बच्चों ये सम था जब हम टाइम बेस पे करते हैं। इससे नेक्स्ट क्लास में आपको टर्नओवर बेस पे या सेल बेस पे कैसे कैलकुलेट करते हैं डेथ वाले पार्टनर्स के शेयर को, वो मैं बताऊंगी। ऐसे इंटरेस्टिंग और रेगुलर क्लासेस देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।